गुड मॉर्निंग बच्चों एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अपन ने नीट के लिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका आपने प्राइमरी इंट्रोडक्शन अभी तक पढ़ा है, जिसके अंदर हमने जेनेटिक मटेरियल की बात की कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है, क्या उसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, इन सब चीजों की अपन ने बात की थी। मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि कौन सी चीज क्या है, कहां प्रेजेंट होती है, किस तरह से उसके बिहेव है, क्या उसके अंदर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर के बाद में। तो अपना जो चैप्टर था नीट का, वो चैप्टर है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, ये चैप्टर चल रहा था। इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। इस प्राइमरी इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट अपन ने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में जो मेन चीजें अपन ने पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट अपन ने लिखा था प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, ये फीचर था। सेकंड अपन ने बात की थी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, उसका अमाउंट सोमेटिक सेल्स में फिक्स होता है। तो सेकंड हमने लिखा था इट्स अमाउंट इज फिक्स इन सोमेटिक सेल्स, ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कि इसमें रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद में बच्चों थर्ड पॉइंट अपन ने, वो फोर्थ पॉइंट अपन ने देखा था कि इनमें म्यूटेशन प्लस रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। म्यूटेशन आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, उसमें जो सडन चेंजेज होते हैं, यानी अचानक जो चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज की वजह को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन को अकर करने वाले कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, जिनको म्यूटाजेंस के नाम से जाना जाता है। सब्सटेंस बोल सकते हैं, रेज बोल सकते हैं, यानी ये आपके फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, एंड बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। उन सभी एजेंट को हम म्यूटाजन के नाम से जानते हैं। रिकॉम्बिनेशन अपन साइटोलॉजी के अंदर सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं कि रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें टू सेगमेंट्स आपस में अटैच होते हैं। ठीक है,
तो इन चीजों को अपन ने इसके अंदर पढ़ा था और हमने कहा था कि इस जेनेटिक मटेरियल के पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी उस बॉडी के ऑल फीचर्स फॉर्म करती है। ये चीज अपन ने जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ये थोड़ा सा इजी आपको रिकेप करवा रहा हूं ताकि वो चीजें आपको उस क्लास की याद आ जाएं और अपन बहुत अच्छे से उस चीज को फिर आगे कर सकते। ये आपको एक बार थोड़ा सा दिमाग आपका चलने लग जाए, स्टार्ट हो जाए आप इसके ऊपर कि वाह हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस और इनहेरिटेंस, इस तरह से हमारा स्टार्ट हुआ था। ये ध्यान रखना सेकंड क्लास है और ये क्लास आपकी बेसिकली हो रही है नीट के लिए। किसके लिए हो रही है? नीट के लिए हो रही है। और मैंने आपको बोला था कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको मिलेंगे आपके नीट के पेपर में। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं हो, आप कंप्लीट मार्क्स इस चैप्टर से गेन कर सके। ठीक है बच्चों, तो आप नीट का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है चैप्टर वो पढ़ रहे हैं। अब हम बात करें सेकंड फैक्टर, अपन ने इसके अंदर जो पढ़ा था उसमें हम गए थे कि जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और इस न्यूक्लिक एसिड में हमने बच्चों देखा था कि वन इज डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड जो होगा उसमें या तो वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा। इन दो की हम बात इसके अंदर कर रहे थे। तो न्यूक्लिक एसिड में हम दो चीजों के लिए बेसिकली बात कर रहे हैं कि डीएनए है, आरएनए है, इनमें से कौन सा किसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होगा। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इनमें से जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में कौन वर्क करेगा इसकी बात अपन इसमें करेंगे। फिर हमने कहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए की हमने जब एक यूकेरियोटिक सेल की बात की तो उस यूकेरियोटिक सेल के लिए हमने कहा था कि डीएनए 3 साइट पर प्रेजेंट होता है। कितनी साइट पर प्रेजेंट बताया? 3 साइट पर। ये 3 साइट कौन सी थी? फर्स्ट अपन ने न्यूक्लियस देखा, सेकंड बच्चों अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, और थर्ड हमने प्लास्टिड। प्लास्टिड में हमने कहा था कि 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, उन सभी प्लास्टिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इनमें आप जानते हैं कि फर्स्ट जैसे आपके पास ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड आपके पास क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड आपके पास क्लोरोप्लास्ट। फिर अपन ने इनकी बात की थी कि ल्यूकोप्लास्ट है तो ल्यूकोप्लास्ट के पास कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट वेरियस कलर का होता है, एक्सेप्शन है इसमें ग्रीन कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट में नहीं पाया जाता, ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये अपन ने साइट पढ़ी थी इसकी, जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड थे। इसके बाद में हमने आरएनए की बात की, तो आरएनए के अंदर अपन ने देखा कि इसकी 5 साइट होती हैं। कितनी साइट पड़ी बच्चों?
5 साइट पढ़ी अपन ने। जब इन 5 साइट की अपन ने बात की तो फर्स्ट अपन ने देखा था न्यूक्लियस, सेकेंड हमने कहा कि आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा, थर्ड हमने कहा कि आरएनए क्लोरोप्लास्ट में होगा, फोर्थ हमने कहा कि आरएनए राइबोसोम में होगा, और फिफ्थ हमने कहा कि आरएनए साइटोप्लाज्म में होगा। इस तरह से ये 5 साइट अपन ने देखी। अब देखिए, इसी के बेसिस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था बच्चों। इस क्वेश्चन के लिए अपन कहते हैं ये क्वेश्चन है अपना कि फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन सेल इन मोर स्कैटर्ड फॉर्म। ये आपके पास मान लो कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इसमें से आंसर आपको देना है कि इस मोर स्कैटर्ड फॉर्म में आपके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन उठाना है कि यहां पर इसके पास 3 साइट हैं, यहां पर इसके पास 5 साइट हैं, जिसके प्रेजेंट होने की नंबर ऑफ साइट्स ज्यादा होंगी वो मोर स्कैटर्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब आरएनए एक सेल के अंदर ज्यादा बिखरा हुआ होता है या फैला हुआ होता है, जबकि डीएनए उसकी तुलना में कम फैला हुआ या कम बिखरा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस तरह से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहां तक की बात अपन ने की थी। फिर आगे चल करके हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे फ्रेडरिक मिश्र, जिन्होंने पस सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और पस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके अंदर डेंस फॉर्म के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट था, उस मटेरियल को उन्होंने न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में डिस्कवर किया, और उसके लिए उसने न्यूक्लिन वर्ड का यूज किया। कितनी बड़ी बात, न्यूक्लिन वर्ड का यूज किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्र ने न्यूक्लिक एसिड वर्ड का यूज नहीं किया था, उसने न्यूक्लिन वर्ड का यूज किया था। तो फिर अगली बात आई कि न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल कहने वाले कौन थे? अल्टमान। कौन थे बच्चों? अल्टमान। और इन्होंने इसे न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा, न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लिन सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लिन किस फॉर्म में है? एसिडिक फॉर्म में है। एसिडिक फॉर्म में है बच्चों, और एसिडिक फॉर्म में होने के कारण इसने इसको न्यूक्लिक एसिड कह दिया। क्लियर? कोई कॉन्सेप्ट आपका बाकी नहीं रहना चाहिए, एक एक चीज आपको रिकैप होनी चाहिए। जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ बायोलॉजी आपके सामने आता है तो आपके ऐसे स्लाइड्स चलनी चाहिए दिमाग के अंदर कि ये चीज ये है, ये है। एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इतना आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना हुआ किससे होता है? तो आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है बच्चों कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होगा? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ बोथ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड एंड नन ऑफ दीज। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होगा? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी बेसिकली अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि ये अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड, ये फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड। सपोज करें कि ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये बच्चों आपस में इस तरह से अटैच हो गए। ये न्यूक्लियोटाइड जब अटैच हुए तो हमने क्या बोला इसको? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला इसको? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपने इसको बोला है। और जब आप चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो इस चेन के लिए आप क्या शब्द यूज करते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चों? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात यह आती है कि इस न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है। जब हम बात करेंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, ध्यान रखना बच्चों, ये 5 to 10 क्वेश्चंस के लिए लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई किसके लिए है? नीट 2022 के लिए 5 to 10 क्वेश्चंस की लड़ाई है। एक क्वेश्चन सिंगल आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे लाडलो, आपका सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो बात यह है कि जो आपने न्यूक्लियोटाइड की बात की है तो हम देखेंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता क्या है। तो देखिए, जब हम इस न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे। कितने कंपोनेंट मिलेंगे? 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट मिलेंगे बच्चों? 3 कंपोनेंट मिलेंगे। किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। ये 3 कंपोनेंट क्या होंगे? देखिए आप, सबसे पहला कंपोनेंट आपको नाइट्रोजन बेस। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन बेस, हिंदी वाले नाइट्रोजनी क्षारक। सेकंड आपको इसके अंदर मिलेगा बच्चों पेंटोज सुगर। क्या मिलेगा? पेंटोज सुगर। और थर्ड आपको बच्चों इसके अंदर मिलेगा फॉस्फेट। क्या मिलेगा? फॉस्फेट। ये फॉस्फेट आपको आयन और एसिड की फॉर्म में देखने को मिलता है। इसी की वजह से एक न्यूक्लिक एसिड की एसिडिक नेचर होती है, यानी ये एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें N2 बेस होगा, पेंटोज सुगर होगी और फॉस्फेट होगा। ठीक है, ये जो फॉस्फेट होगा बच्चों ये फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में होगा। जैसे फॉस्फोरिक एसिड को आप H3PO4 के रूप में लिखते हैं। अब इन एक एक कंपोनेंट को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपोनेंट से बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये बच्चों के ये कंपोनेंट क्लियर नहीं होता है। इसलिए बच्चों आपको इस कंपोनेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। वो किस किस फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, इन सब चीजों की बात आज अपन करेंगे। ठीक है, तो इतना इसको उतार लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं आप।
चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट में बच्चों अपन सबसे पहले जैसे अपन ने 3 कंपोनेंट इसके लिखे, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जैसे एक न्यूक्लियोसाइड होगा, तो इस न्यूक्लियोसाइड में आपको जो चीजें मिलेंगी उसमें हमने कहा कि आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, प्लस पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये 3 चीजें होंगी। तो ये तीनों आपको इस तरह से मिलेगा। ये हमने लिखा फॉस्फेट, ये आपके पास सुगर, ये आपके पास नाइट्रोजन बेस। ठीक है बेटा, ये तीनों चीजें अपन ने लिख दी हैं कि फॉस्फेट होगा, उसमें सुगर होगा और नाइट्रोजन बेस होगा। ये तीनों मिलकर के आपको क्या बना दिया, एक न्यूक्लियोटाइड। ये साइड गलत लिखा गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड। एक बार पीछे गलत तो नहीं लिख दिया है, देख लेते हैं। नहीं, पीछे सही है, ये यहां पर गलत लिखा गया था। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, एक अगेन मैं न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, ये फॉस्फेट, ये सुगर, और ये नाइट्रोजन बेस। अब देखिए, जब ये पॉलीमर होगा इसका, तो पॉलीमर के लिए बच्चों अपन बताएंगे कि ये जो सुगर है ये फॉस्फेट के साथ इस तरह से अटैच रहता है। सुगर किसके साथ अटैच रहता है, फॉस्फेट के साथ में अटैच रहता है। जब ये सुगर फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, इस बॉन्ड को अपन कहते हैं एस्टर बॉन्ड। अब बहुत से लोग आपको इसे फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड के रूप में बताते हैं, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि ये एस्टर बॉन्ड है। फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड इसे हम कब बोलेंगे, ये अपन आगे डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज कॉन्सेप्ट से समझ में आनी चाहिए। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। इसके बाद में देखिए, एक सुगर और नाइट्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना, सुगर और N2 बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे बच्चों, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है,
ये यहां पर दिख नहीं रहा हो तो ध्यान रखना, ये नाइट्रोजन बेस लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये एस्टर बॉन्ड है और ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। पहला क्वेश्चन यहीं से बना है, दो क्वेश्चन की वैरायटी तैयार हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा, सेकंड क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में सुगर जो होता है वो फॉस्फेट से कौन से बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, तो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है बच्चों, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर बात की जाए आपसे, तो ये सुगर जो है वो फॉस्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा, सुगर के साथ नाइट्रोजन बेस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, कौन से कार्बन या नाइट्रोजन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सब की बात अपन आगे करेंगे। अब देखिए इस न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में अपन ये कहते हैं कि जब सुगर और नाइट्रोजन बेस केवल ये दोनों प्रेजेंट हो तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, उस स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। यानी जब इसमें केवल और केवल ये दोनों प्रेजेंट हो तब ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज किस प्रकार से बनी हुई होती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की कि इसमें किस तरह के N2 बेस होते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस होंगे, किस प्रकार की पेंटोज सुगर होंगी और किस प्रकार से फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है नोट कर लें, अपना कॉपी अपनी साथ में जरूर रखें बच्चों, ये ध्यान रखें, ठीक है। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर नोट्स में आप फर्स्ट जो पेज है उसको पढ़ाने के बाद में आप थर्ड पेज पे चले गए। अरे भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मेथड अलग हटके है बच्चों, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं। नोट्स की बात अलग है, नोट्स में हर चीज आपको लिखी हुई मिल रही है, वो एक अलग बात है, आपको कुछ नहीं छूटेगा, नोट्स भी कंप्लीट होगा, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, कोई डाउट आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इसको नोट डाउन करें आप जल्दी से जल्दी। अच्छा एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, अब आपको पता चला कि ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बोथ डीएनए एंड आरएनए आर मैक्रोमोलिक्यूल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि भैया डीएनए और आरएनए माइक्रोमोलिक्यूल है या मैक्रोमोलिक्यूल है, तो बच्चों आपको बताना है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो नहीं है, क्योंकि ये पॉलीमर है बच्चों, पॉलीमर, और जब पॉलीमर है इसका मतलब वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस की। फर्स्ट पॉइंट अपना स्टार्ट हो रहा है नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन क्षार। अब देखिए नाइट्रोजन बेस के अंदर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन बेस एक साइक्लिक कंपाउंड होगा। फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि नाइट्रोजन बेस एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है।
अब देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की, तो हम देखते हैं केमिस्ट्री में साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं. साइक्लिक कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज होमोसाइक्लिक, then another is heterocyclic. हिंदी में बात करें बच्चों तो एक को हम समचक्रीय बोलते हैं, एक को विषम चक्रीय बोलते हैं. तो साइक्लिक कंपाउंड टू टाइप के हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक. अगर होमोसाइक्लिक की बात करें तो अपन कहेंगे कि अगर कोई भी साइकिल, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यानी सेम एलिमेंट से बनी या मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं. अब दूसरा हेटेरोसाइक्लिक की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें हम कहेंगे कि कार्बन के साथ में नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन हो सकता है साइकिल में. तो ये हो तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है. तो सेकंड आपको ध्यान रखना है कि जो N2 बेस होगा यानी नाइट्रोजन बेस जो होगा अपना, वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा. कैसे होगा इसकी बात अपन आगे जब इसका साइकिल बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उसमें कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. तो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ये सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो बच्चों थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो N2 बेस होता है वो नाइट्रोजन बेस टू टाइप के होते हैं. तो आप लिख सकते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स. अब जो ये टू टाइप्स के नाइट्रोजन बेस हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक वो नाइट्रोजन बेस है जिनके पास सिंगल रिंग है, दूसरे वो नाइट्रोजन बेस हैं जिनके पास डबल रिंग है. तो फर्स्ट अपन लिख सकते हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस और सेकंड होगा डबल रिंग नाइट्रोजन बेस. एक आपके पास सिंगल रिंग वाला है और दूसरा डबल रिंग वाला है. अब आपको मैंने सिंगल डबल रिंग क्यों लिखी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट अपन लिख चुके हैं कि N2 बेस या नाइट्रोजन बेस आर साइक्लिक कंपाउंड. और जब वो साइक्लिक कंपाउंड है बच्चों, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें रिंग एक है या दो रिंग है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिंग के बेसिस पर टू टाइप के हैं, जिसमें सिंगल रिंग भी है इनमें और डबल रिंग भी है. अब देखिए, सिंगल रिंग की जब हम बात करते हैं तो सिंगल रिंग वाले क्या कहलाएंगे, पायरिमिडीन्स, और डबल रिंग वाले क्या कहलाएंगे, प्यूरिन्स. तो आप इसके आगे नोट डाउन कर देंगे. नोट डाउन क्या करना है आपको, सिंगल रिंग पायरिमिडीन्स. सिंगल रिंग वाले क्या होंगे बच्चों, पायरिमिडीन्स होंगे, और डबल रिंग वाले क्या होंगे, प्यूरिन होंगे. डबल रिंग वाले क्या होंगे बच्चों,
प्यूरिन होंगे। तो 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होगी, प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो इस बेसिस पर आप क्या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस को हम ये भी लिख सकते हैं पायरिमिडीन्स नाइट्रोजन बेस, और सेकंड है आपका प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। ये 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस है। अब देखिए, जब अपन न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो बेसिकली हम देखते हैं कि इनके अंदर एडेनिन, सेकेंड हम लिखेंगे गुआनिन, थर्ड हम लिखेंगे साइटोसिन, फोर्थ हम लिखेंगे थाइमीन, और फिफ्थ हम लिखेंगे यूरेसिल। इस तरह से 5 नाइट्रोजन बेस आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको इनमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन 5 नाइट्रोजन बेस में से पिरिमिडीन्स कौन से हैं और प्यूरिन्स कौन से हैं। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब बात आ जाए कट की, यानी किसी चीज को काटना हो, जब आपको काटना हो तो आप क्या लिखेंगे, CUT, यानी कट। और कट की बात आते ही ये आपका साइटोसिन, ये आपका यूरेसिल और ये आपका थाइमीन। ध्यान हो गया। पायरिमिडीन्स में कौन आएंगे, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन आएंगे। तो प्यूरिन के अंदर कौन आएंगे, जब ये आपका पायरिमिडीन में गया, ये पायरिमिडीन में गया, ये पायरिमिडीन में गया, तो प्यूरिन के अंदर कौन बचा, AG। कौन बचा, AG, यानी एडेनिन और गुआनिन। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि कौन पिरिमिडीन में आएगा और कौन प्यूरिन के अंदर आएगा। पिरिमिडीन के अंदर कट है, यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। ऐसे प्यूरिन के अंदर कौन आएगा, एडेनिन और गुआनिन आएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्यूरिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन्स, या पायरिमिडीन लिख दो। स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो हमें पता है बच्चों कि ये सिंगल रिंग का कंपाउंड है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो देखिए, इसमें ये नाइट्रोजन, फिर यहां पर नाइट्रोजन, इस तरह की स्ट्रक्चर आपके पास पायरिमिडीन की होती है। अब इसके अंदर देखिए, एवरी जो कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को। यानी आप देखें तो कार्बन यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, ये रहा बच्चों
और दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, 2 नाइट्रोजन है। तो आपको समझ में आया कि जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन की बात करेंगे तो उसमें 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन होंगे। यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन एक पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर में बच्चों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। 1 कार्बन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन ये, सेकंड नाइट्रोजन ये। तो इस तरह से आपके पास 2 नाइट्रोजन हो गए। तो कार्बन 1 2 3 और 4 हो गए, नाइट्रोजन 1 और 2 हो गए। आगे बात समझ में। तो अब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास ये नाइट्रोजन ये बन गया, इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। तो मैं नीचे लिख देता हूं 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन। डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसी फॉर्म में लिखा हुआ कि 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कहना है कि ये पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर नंबरिंग कैसे होगी, किस तरह से नंबरिंग दी जाती है। तो ध्यान रखना है कि इसमें नंबरिंग क्लॉकवाइज होती है। कैसी नंबरिंग होगी? क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी। और इसमें इस नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है, ये फर्स्ट, इसके बाद में कार्बन ये सेकंड, ये नाइट्रोजन थर्ड, ये कार्बन फोर्थ, ये कार्बन फिफ्थ और ये कार्बन सिक्स्थ। इस तरह से इसको नंबरिंग दी जाती है। इसी के अंदर बच्चों हम बात करेंगे तो हमें इसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। एक बॉन्ड आपको यहां मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहां मिलेगा और एक डबल बॉन्ड यहां मिलेगा। यह स्ट्रक्चर आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी। अब देखिए इसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से अपन तीनों के तीनों पायरिमिडीन बना सकते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर से तीनों के तीनों पायरिमिडीन अपन बना सकते हैं बच्चों। देखिए अगर मैं यहां पर एक एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप लगाता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं एक डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सो ग्रुप लगा देता हूं, तो ये बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? साइटोसिन। तो आपको साइटोसिन को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन आ गया, ये स्ट्रक्चर बनी। अब इसमें देखिए मैंने यहां सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O यानी ऑक्सो ग्रुप लगाया है, यहां मैंने इसके फोर्थ कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाया है बच्चों, यानी एमिनो ग्रुप लगाया है, और बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाई? साइटोसिन। अब इसके अंदर अपन बॉन्डिंग क्लियर करेंगे। देखिए यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, यहां डबल बॉन्ड अब नहीं आएगा। फिर यहां पर कार्बन की वैलेंसी देखिए, ये सॉरी ये थोड़ा यहां पर कार्बन की वैलेंसी 3 हो रही है, उसे 4 करने के लिए यहाँ एक डबल बॉन्ड, इसके बाद में इस कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए यहां भी एक डबल बॉन्ड, और यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। इस तरह से ये आपके पास एक साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनी है। अब इसमें देखिए बच्चों, अगर ऑल ओवर अपन देखें तो इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 4,
नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन इसमें 3 है, पहले आउटर लेके चल रहा हूं मैं इसमें। फिर अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, तो देखिए 1 हाइड्रोजन यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो हाइड्रोजन इसमें 4 हो गए। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है। तो आप लिख सकते हैं कि जो साइटोसिन है आपके पास, इस साइटोसिन के अंदर C4H4N3O इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ग्रुप भी पूछा जा सकता है कि साइटोसिन के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब सेकंड बात देखिए आपको कि अपन ने जो साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनाई उसमें ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसके बाद में अपन ने यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर NH2 ग्रुप लगाया। इसके बाद में यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यह हाइड्रोजन था, यह हाइड्रोजन था और यह हाइड्रोजन था। और अपन ने इसको लिखा साइटोसिन। तो अपन ने कहा कि इसमें कार्बन 4, फिर हमने हाइड्रोजन की बात करी तो हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 1 हो गया। अब इस साइटोसिन से अगर अपने को यूरेसिल बनाना हो तो आपको इस NH2 ग्रुप को रिप्लेस करना है और यहां पर ऑक्सो ग्रुप ले आएंगे आप। देखिए क्या होगा, ये नाइट्रोजन, ये बन गई रिंग। अब इस रिंग में यहां डबल बॉन्ड O सेकेंड पोजीशन पर, फिर फोर्थ पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है ये सेकेंड वाली, ये कहलाएगी यूरेसिल। यानी सेकेंड और फोर्थ पोजीशन के कार्बन के ऊपर अगर आप लोग ऑक्सो ग्रुप रख देते हैं तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी बच्चों, यूरेसिल कहलाएगी। अब इसके अंदर आपको वैलेंसी को बैलेंस करना है। तो यहां पर देखिए कार्बन की ये 4 वैलेंसी हो गई है, 1 2 3 4 हो गई है। इसका मतलब यहां पर अब डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन रख दिया अपन। यहां भी देखिए आपके पास ये कार्बन की 4 वैलेंसी यहां हो गई है, तो यहां भी एक हाइड्रोजन आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद में यहां पर आप एक डबल बॉन्ड रखेंगे और ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अगर यूरेसिल का लिखना चाहें तो आपके पास वही कार्बन 4 हो गए। इसके बाद में आप हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4, तो H4 हो गए। नाइट्रोजन की बात करें तो N2 और ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चों 2। तो आपके पास यूरेसिल का फॉर्मूला बना C4H4N2O2। रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, एक आपको pyrimidine रिंग ध्यान में रहनी चाहिए, उसके बाद में वैलेंसी कैसे बैलेंस की जाती है वो पता होना चाहिए और कौन से ग्रुप इसके अंदर आएंगे उस बात का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बच्चों थर्ड अगर अपन बात करें तो थाइमीन की बात होती है। क्या आएगा आपके पास, थाइमीन। अब थाइमीन में आपको कुछ नहीं करना, ये जो यूरेसिल के अंदर हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए यहां पर एक मेथिल ग्रुप आप ले आइए। कौन सा ग्रुप, ध्यान देने की बात है, मेथिल ग्रुप। तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन गई है बच्चों। रिंग बनने के बाद में
आपको यहां डबल बॉन्ड ओ, ये यूरेसिल बन गया ऐसा कैसा। अब आपको कार्बन नंबर 5 पर क्या लगाना है, CH3 ग्रुप। कार्बन नंबर 5 पर आपको क्या लगाना है, CH3 ग्रुप। कार्बन नंबर 5 पर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया है। अब इसकी वैलेंसी अपन पूरी करेंगे तो यहां हाइड्रोजन, फिर यहां पर आपको हाइड्रोजन लेके आना पड़ेगा, इसके बाद में एक हाइड्रोजन आपको यहां लाना हो। अब देखिए इसका जब अपन नेम लिखते हैं तो इसको आप लिखेंगे 5 मिथाइल यूरेसिल। तो थाइमीन का एक सेकंड नेम हुआ 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल यूरेसिल। सिंपल फॉर्मूला आपको पूछे तो इसमें कार्बन कितने हो गए बच्चों, 4 तो रिंग में हो गए, एक मेथिल ग्रुप के रूप में हो गया तो C5। इसके बाद में हाइड्रोजन की आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन देखें 1 2 3 एंड 3 6, तो H6 हो गया। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो N2, ऑक्सीजन की बात करें तो O2। इस तरह से आपको ये तीनों कंपाउंड मैंने आपको बना करके बताया कि क्या होगा साइटोसिन, क्या होगा यूरेसिल और क्या होगा थाइमीन। तो हमने साइटोसिन की बात की, तब बच्चों हमने कहा कि इसके अंदर सेकेंड कार्बन के ऊपर एक ऑक्सो ग्रुप और फोर्थ कार्बन के ऊपर एक एमिनो ग्रुप अगर पैरिमिडीन रिंग में लगा दिया जाता है तो पैरिमिडीन रिंग कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साइटोसिन में। फिर अगर इस साइटोसिन के फोर्थ कार्बन के एमिनो ग्रुप को मैं रिप्लेस करता हूं और उसकी जगह ऑक्सो ग्रुप लगा देता हूं तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यूरेसिल बन जाएगी। फिर इसी यूरेसिल के अंदर मैं फिफ्थ कार्बन के ऊपर अगर एक मेथिल ग्रुप अटैच कर देता हूं तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी बच्चों, थाइमीन बन जाएगी। और थाइमीन को आप से अनदर नेम से जानते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। इस तरह से आपने बेसिकली देखा कि आपके पास जो पैरिमिडीन रिंग है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको N2 बेस के बारे में पूछे तो आपको यह ध्यान रखना है बच्चों कि आपका जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होंगे, जिनको सिंपली अपन याद रखने के लिए कौन कहते हैं। तो नाइट्रोजन बेस कौन से कंपाउंड से बने, कौन से बने, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट हुई पायरिमिडीन रिंग। कौन सी रिंग कंप्लीट हो गई बच्चों, पायरिमिडीन रिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसमें यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पायरिमिडीन में फर्स्ट प्लेस का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो आप लिख देंगे इन पायरिमिडीन। ठीक है, अब पायरिमिडीन की बात की है तो आपके पास नाम आते ही ये स्ट्रक्चर ध्यान में आनी चाहिए। इसमें नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबरिंग दे दी है। इन पायरिमिडीन अब आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस यानी N1, किसकी बात हुई है, नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस यानी N1 की बात हुई है। ये बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, शुगर के साथ, तो फॉर्म बॉन्ड विद शुगर, तो शुगर के साथ ये फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान देना। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि यहां पर जब भी आपसे कहे तो इस नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ेगा बच्चों, शुगर आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस का नाइट्रोजन शुगर के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किसमें, पायरिमिडीन में, ठीक है बच्चों। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन, प्योरिन्स। तो देखिए पायरिमिडीन में जहां आपने लिखा कि वो सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस है, वहीं प्यूरिन की बात करेंगे तो आपको लिखना है कि ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है। कौन सा बेस होगा, डबल रिंग नाइट्रोजन बेस होगा। अब डबल रिंग नाइट्रोजन बेस है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी रिंग ये एक आपके पास एक सिंगल रिंग बनी, इस सिंगल रिंग में यहां पर 2 नाइट्रोजन और ये रिंग। अगर आपको इस तरह की रिंग अगर दिखाई देती है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्यूरिन होगा। अब देखिए बच्चों इसके अंदर हम देखते हैं कि 1 रिंग ये है और सेकंड रिंग ये है। जो फर्स्ट रिंग है बच्चों ये वाली, इस रिंग को आप नाम देते हैं पायरिमिडीन, और जो आपके पास ये जो सेकंड रिंग है, इस सेकंड रिंग को बच्चों अपन नाम देंगे इमिडाजोल रिंग। तो आपने प्यूरिन के अंदर देखा कि एक पिरिमिडीन रिंग है और दूसरा आपके पास इमिडाजोल रिंग है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास ये पिरिमिडीन रिंग है तो इसमें हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, तो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन ये प्रेजेंट होगा आपके पास पिरिमिडीन रिंग में। इमिडाजोल रिंग की बात करें बच्चों तो यहां आपको दिख रहा है कि 1 कार्बन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, तो आप लिख देंगे 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन की जो रिंग होगी वो इमिडाजोल रिंग कहलाएगी। ये अलग अलग पूछा जाए तो आपको इस तरह से बताना है कि पिरिमिडीन रिंग है तो 4 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, अगर इमिडाजोल रिंग है तो 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन होंगे, ठीक है बच्चों।
लेकिन अगर आपको कलेक्टिवली पूछ लिया जाए कि एक प्यूरिन के अंदर जो प्यूरिन की स्ट्रक्चर है उसमें हाउ मेनी नाइट्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट, तो आप लिखेंगे प्यूरिन इजकल टू, देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है कि प्यूरिन के अंदर जो भी नंबरिंग होगी वो नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी। ध्यान दे बच्चों बात पे, नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी। नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इस नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आपको नंबरिंग की इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अब इसके अंदर टोटल हम प्यूरिन के अंदर देखें तो कार्बन देखिए, एक कार्बन यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो आपके पास कार्बन हो गए। प्लस में नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 नाइट्रोजन। जब अपन ने बात की थी पिरिमिडीन की यानी पायरिमिडीन की बात की तो उसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन। प्यूरिन की बात करेंगे तो बच्चों 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आज हमने आगे का जो पोर्शन पढ़ा उसके अंदर हमने बात की कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। फिर उस न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। फिर इन न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट कंपोनेंट अपन पढ़ रहे थे जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस, और इस नाइट्रोजन बेस के अंदर हमने पायरिमिडीन की बात की और प्यूरिन की बात की। इसमें पायरिमिडीन पूरा हो गया है और प्यूरिन की हमने केवल जनरल स्ट्रक्चर की बात की। एडेनिन और ग्वानिन की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको देखना है। मैं आपको बहुत ही स्लो स्पीड के साथ धीरे धीरे ये चीजें समझा रहा हूं। कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। हर सीक्वेंस में यानी हर फॉर्म का आपको क्वेश्चन बताया मैंने कि किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं नीट में, लेकिन एग्जामिनर आपको बार बार उलझाने की कोशिश करता है बच्चों, उलझाने की कोशिश करता है। मैं जो टर्म यूज करता हूं उस पर ध्यान दो, उलझाने की कोशिश करता है। इसलिए एक एक चीज को आप बहुत ही ढंग से आपको पढ़ना है। इसीलिए एक बार थोड़ा धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे इसको फास्ट लेवल पर अपन लेकर के चलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।